हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है। और कितना अच्छे चल रही है उसका टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये महा टेस्ट है। इस महा टेस्ट के अंतर्गत 40 एमसीक्यू का आप लोग अभ्यास करोगे और ये 40 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू हैं जो 5 साल के अंतर्गत बिहार बोर्ड में लगातार पूछे गए एमसीक्यू हैं। और इस 40 क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास है यहाँ पर एसिड बेस एंड साल्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय ऑफलाइन में खत्म हो चुका है। आपको बतलाए थे कि संडे के दिन हम आपको टेस्ट लेने जा रहे हैं और इस टेस्ट को देने से पहले आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। अब बैठे नहीं, साथ में हर एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस 30 सेकंड के टाइम में आपको इसका सही आंसर को लिखना है। अगर आपको 5 ही सही हो रहा है, आपको 10 सही हो रहा है, 40 में 40 सही हो रहा है, जितना भी हो रहा है कमेंट्स में जरूर लिखना, लेकिन ईमानदारी से लिखना, काम चोरी नहीं करना है। मान लो आपको 10 सही हो रहा है, आप लिख रहे हो 40 में 40, गलत बात है। आपका जो अंतरात्मा है वो बता देगा कि तुम्हारा 10 ही है। दिखावे में नहीं जाना है भैया, कामचोर नहीं बनना है, मेहनत करना है। बिहार एग्जाम पोर्टल का मतलब है कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत का और इसके साथ सफलता। और सफलता के लिए मैं 24/7 आपके लिए तैयार हूं। और आपको हम बतला देना चाहते हैं कि आप 10 सही कर रहे हो, 10 ही लिखो। अगले बार 20 सही करोगे, अगले बार उसके अगले बार 30 सही करोगे, क्योंकि एक ही टेस्ट नहीं होने जा रहा है, पूरे साल टेस्ट चलेगा। हौसले को बनाए रखो। और हौसले जो है ना, यही हौसला आपके बिहार बोर्ड में, जो मेरा सपना है कि बिहार बोर्ड के स्टेट टॉपर में आना है, टॉप 10 के अंतर्गत आना है। और इसके लिए कड़ी मेहनत करना है। और कड़ी मेहनत करके और इस कड़ी मेहनत में आपको हौसले भी बना के रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। आप सभी जानते हो हौसले भी तो जिद्दी है। हम आपको क्या बताया, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, और देखते हैं कल क्या होगा। हमारा जो हौसला है वो भी तो जिद्दी है। तो हौसला को जिद्दी बना के रखो, ताकि आपका हौसला ही आपका साथी है। और आप जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत 400 में 470 नहीं, स्टेट टॉपर का सपना मैं बार बार बोल रहा हूं, वो सपना तभी पूरा होगा जब आपकी हौसला, आपका जो है अपने अंदर नियंत्रण कंट्रोल में रहेगा। आपा नहीं खोओगे, मेहनत करोगे, 40 में जितना सही होगा एक्सेप्ट करोगे, और नेक्स्ट टाइम 40 में 40 करोगे। हम उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ जो बिहार बोर्ड एग्जाम पोर्टल के चैनल पे पढ़ते हैं या हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वो तो 40 में 40 करेंगे, और नहीं भी तो कम से कम 30 प्लस तो उनका जरूर सही रहेगा। तो स्टार्ट करिए आज के महा टेस्ट को, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा स्टार्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। केवल रंग बदलता है, नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, केवल ताप बदलता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, केवल रंग बदलता है, नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ नष्ट हो जाता है, और केवल ताप बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन क्या है जल्दी से करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर को सेलेक्ट कर लिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हम सभी जानते हैं केवल तो रंग नहीं बदलता भैया जी, केवल रंग नहीं बदलता है। नए पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो पदार्थ नष्ट भी नहीं होते हैं। केवल ताप बदलता है तो केवल ताप ही तो नहीं बदलता है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर अभी नहीं पढ़ा है, हमारा चैनल पे जाइए, सारा लेक्चर है चैप्टर 1 का, और वहां पे हमने अच्छे से समझाया है। और जो उसको पढ़ा होगा ना, तो वो सही आंसर कर दिया होगा। हम सभी जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो नए पदार्थ बनते हैं, और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर ऑप्शन बी को चुना है, तो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, गति का नियम पर है, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर है, किस पे है। आपको करना है इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम की अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम तो होगा नहीं, गति का नियम तो होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो होगा नहीं। तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का तो निर्माण नहीं होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता
होता है और संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार करना होता है। तो आप सभी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है और राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है? जल्दी से बताओ। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चार ऑप्शन में से क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्ट कर लिया होगा तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं जब लोहे को नम्न, आर्द्रता और मिट्टी पे फेंक देते हैं तो वायुमंडल में जो नमी होती है आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद, मिट्टी के अम्लता के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है भैया जी, एक जंग का निर्माण होता है। जो जंग का सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है, P2O3 और XH2O हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड इसे कहते हैं और यही जंग का सूत्र है। तो हम सभी जानते हैं इसमें जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पढ़ाया था, हमने ये भी पढ़ाया था उपचयन के हमारे दैनिक जीवन पे क्या असर पड़ते हैं, उसमें भी हम आपको समझाया था उपचयन का, जैसे विकृत गंधा और संक्षारण। तो संक्षारण वाले में आपको मैंने समझा रखा है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन नहीं होगा, अपघटन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जिन सभी ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी का क्या है? राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगर चुना है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है तो क्या कहते हैं? उष्मा शोषी के अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, राइट आंसर कीजिए। तो जब किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है तो क्या होता है? हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो पहला क्रियाकलाप बतलाया था, प्रयोग बतलाया था, हमने क्या बतलाया था भैया जी? जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन किया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, साथ में ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश, ये सभी बने थे। तो ऊष्मा ऊर्जा बना था। तो जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो नहीं कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया तो नहीं कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो बी, जिन सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है उन सभी का क्या है? ऑप्शन सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया तो जल्दी से करो, क्योंकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और हमारा बिहार एग्जाम पोर्टल के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने ऑप्शन बी को किया होगा, हम इतना तो जरूर उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम रिबन जलाने पे कौन सा पदार्थ बनता है? जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर अभी ने सोच लिया होगा अभी तक आप सभी ने। तो मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। और हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा जो लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 10 या 11 लेक्चर है, उसको जाकर अगर अभी नहीं देखा है, पूरे वीडियो को देख लो, पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है और उस चैप्टर को जो पढ़ा है यहाँ पे एक भी एमसीक्यू उससे गलती नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे। हर एक ऑप्शन को पढ़ोगे। ओवर कॉन्फिडेंस में जाने वाला ही गलती करके आता है, आता हुआ भी क्वेश्चन गलती कर लेता है। तो मैग्नीशियम रिबन जलाने पे कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है तो भैया जब हम उसको रेगमाल से रगड़ देते हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन करवाते हैं, हम सभी जानते हैं MgO बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है, तो आप सभी देख पा रहे हो ऑप्शन सी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया, जिंक और कॉपर सल्फेट JnSO4 और Cu बनाया,
HCl की अभिक्रिया NaClH2O बना। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कीजिए। और हम आपको बता देना चाहते हैं निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है। तो पहली वाली बात करें तो आप सभी जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड जल जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, यानी दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किया है। दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाले जो है यहां पे देख रहे हो एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन बी है। हम अभी बता देना चाहते हैं ऑप्शन बी जिन सभी ने दिया है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये H2O टूट गया और हम सभी ने क्या दिखा था, जल का विद्युत अपघटन, वहां पे इसको सीखा था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो देख रहे हो आप जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक के विलयन से उसको गलित अवस्था में विस्थापन कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके ही विलयन से गलित अवस्था में उसको विस्थापित करके ZnSO4 बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। यानी ये जो अभिक्रिया है हम सभी जानते हैं क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और इसी के साथ HClNaOH, तो यहां पे आप देख सकते हो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन से जुड़ा, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके जल का निर्माण कर दिया, है ना। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल बनते हैं। तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन इसकी जो है आपको हम बता देते हैं ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है, क्योंकि आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होना भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आयनों के अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण हुआ है, तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन पता होना चाहिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे हम कहते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने सही आंसर कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन का क्लास के अंदर अभ्यास करवाया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा संकेत है, तो भैया जी रंग में परिवर्तन भी है, गैस का निकलना भी है, ताप में परिवर्तन भी है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिस है, आंसर इसका मिस है। चार बातें होती है, हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के होने के क्या संकेत मिलते हैं, हम सभी जानते हैं, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पर एक छूटा हुआ है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिन सभी स्टूडेंट ने दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, अपघटन। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, विस्थापन है, अपघटन है। तो आपको हम बता देते हैं इसके जो अब आप चार ऑप्शन देख रहे हो, चार ऑप्शन को देखने से पहले एक बात बता देते हैं, श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है किस तरह से होता है। हम सभी जानते हैं जो खाना पीना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज C6H12 वो 6 होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम श्वास में छोड़ देते हैं। और श्वसन में हम आपको पढ़ा चुके हैं, साथ में जल बनता है H2O, और साथ में उष्मा ऊर्जा बनता है। यही उष्मा ऊर्जा जो है हमें जरूरत है, ठीक है। तो ये प्रायः क्या हो गया, श्वसन का रासायनिक समीकरण। और आपको बता देते हैं लास्ट में उष्मा ऊर्जा निकला है, तो यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखिएगा श्वसन एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। टॉप
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं और इसमें से भी ये टॉप क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसीलिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पे 40 में 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों अभिक्रिया किया है। ZnSO4 और कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन क्या है? अभी हम आपको बता दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी ने समझ के इसका सही आंसर अभी तक चुन के सेलेक्ट करके दे दिया होगा। तो आपका जितना सही हुआ है टोटली 40 में कितना हुआ है कमेंट्स बॉक्स में बार बार मैं बोलता हूं लिखना है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर से, तो ZnSO4 यानी कॉपर को विस्थापित करके कर दिया है। तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन सभी ने ऑप्शन सी को चुना है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह किसमें बदल जाता है? जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह किसमें बदल जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है, सिल्वर नाइट्रेट में बदल जाता है, क्लोरीन गैस में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह किसमें बदल जाता है? सिल्वर क्लोरीन में बदल जाता है, सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट में बदल जाता है, और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो हम सभी ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रकाश वियोजन, ठीक है, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वहां पे आपको हमने क्या बतलाया था कि भैया जी देखिए, सिल्वर की बात करें, सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम सभी ने क्या किया था, सूर्य के प्रकाश में रखा था चाइना डिश में रख करके, तो Ag और क्लोरीन गैस अलग हो गया था। इसमें से क्लोरीन गैस क्या हो गया था? अलग हो गया था। इस सिल्वर का रंग कैसा हो गया था? धूसर, ठीक है। तो क्या हुआ था? सिल्वर और क्लोरीन बना था, क्लोरीन गैस बना था। तो जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उस किसमें बदल जाता है? तो यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन ए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो जिन सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को दिया है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी ने दिया है। आगे देखते हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है। इतने आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देखते ही दे दिए होंगे, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। तो आइए इसका राइट आंसर को हम लिख देते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप सभी ने देखते ही इसको बोल दिया होगा, खट्टा होता है। और ये खट्टा जो है एसिडस से आया है, एसिड मतलब अम्ल, एसिडस से मतलब खट्टा, ठीक है। तो खट्टा की बात करें तो ऑप्शन बी, जिन सभी ने दिया है उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन, इसको नहीं समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलती करके आते हैं, इसीलिए कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो आप अभी तक इसका आंसर दे दिए होंगे, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, तीखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीला लिटमस जो होता है अम्ल में किस रंग में हो जाता है, बदल जाता है? हरा, लाल, पीला, नीला। हरा, लाल, पीला, नीला। नीला लिटमस अम्ल में किस रंग में बदल जाता है, किस रंग में हो जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर को आप करिए। क्या कह रहा है? नीला लिटमस जो है अम्ल में किस रंग में बदल जाता है ना, रंग का हो जाता है। तो इसको आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप अगर कंफ्यूज करते हो तो कंफ्यूजन के लिए मैंने क्लास के अंदर एक वो तरीका बता चुका था, ट्रिक बता चुका था। एक नाम याद रखना है, इस नाम का नाम है अनिल। क्या नाम याद रखना है? अनिल। अ से अम्ल, नीला, ल से लाल, ल से लाल, ठीक है, ल से लाल। यानी अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है, तो नीला लिटमस अम्ल में किस रंग में हो जाता है? तो ऑप्शन बी, लाल में हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल लिटमस क्षारक में किस रंग में हो जाता है? नीला, लाल, पीला, हरा। लाल लिटमस क्षारक में किस रंग में हो जाता है? तो अम्ल में नीला लाल हो जाता है, क्षारक में लाल जो है
नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस क्षारक में किस रंग में हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो नीला में हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को चुना है। पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, खारा होता है, क्या होता है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर को आपको करना है, ठीक है। तो पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या खारा होता है? जल्दी से बताइए। तो पीएच का मान जो होता है ना, अगर हम बात करें पीएच का मान का, 7 से ऊपर होगा तो क्षारकीय होगा, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 होगा तो हम सभी जानते हैं उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पीएच का मान 7 होने पर विलयन का कैसा हो जाता है? तो उदासीन हो जाता है। तो आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? NaOH, KOH, HCl, HCN2H का हॉल2H। 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो NaOH, KOH, HCl, HCN2H का हॉल2H। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्षारक हैं, प्रबल क्षारक हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसमें निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षारक है? तो H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, हम सभी जानते हैं। HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। HCl जो है ये भी जो है क्या है? अम्ल है। तो निम्न में से कौन सा क्षारक है? तो हम सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षारक है। मेहनत करते रहिए और मेहनत से कभी नहीं घबराइए, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, हर एक क्वेश्चन को जो है सही आंसर करते चलिए, ठीक है। और हम सभी जानते हैं जो भी इंसान अपने आप को कमजोर समझता है ना, वो कमजोर नहीं है। और अगर आपको पढ़ने में मुश्किल होती है, मुश्किलें आती है कि भैया हमको समझ में नहीं आता है ना, हम क्या करें, हम तो पढ़ते हैं याद ही नहीं होता है, ठीक है। तो मुश्किलें जो होता है ना, वो दिल के इरादे को आजमाते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाते हैं, हिम्मत मत हार, ठोकरें इंसान को चलना सिखलाती है। याद रखिएगा इस लाइन को। मुश्किलें जो होती है आपके दिल के इरादे को आजमाती है। हिम्मत को नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत जो हार जाओगे ना तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। हिम्मत को बना के रखना है। अगर ठोकरें लगती है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। यही ठोकरें अगर आपको लगता रहेगा तो एक दिन आप क्या करोगे? तो बिहार बोर्ड टॉप 10 के अंतर्गत आप आ जाओगे, ठीक है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो केवल जल, केवल लवण, लवण और जल, गैस। अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से क्या बनता है? जल्दी से बताइए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? और अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करता है, उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? आप सभी जानते हैं, संगत लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांतों की क्षरण कब शुरू होती है? पीएच के मान 10 से कम होने पर, पीएच का मान 7 से कम होने पर, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर और पीएच का मान 14 होने पर, ठीक है। तो दांतों की क्षरण कब शुरू होती है? तो पीएच का मान 10 से कम होने पर, पीएच का मान 7 से कम होने पर, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर और पीएच का मान 14 होने पर। कब होता है? तो आपको हम बता दें, जब पीएच का मान 5.5 से कम होगा तब दांतों में सड़न शुरू होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए। ये सारी बातें आपको क्लास के अंदर हम बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में हम अच्छे समझा चुके हैं। अभी तक हमारा जो स्टूडेंट होगा वो सभी इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सारे का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है हम सभी जानते हैं, ये NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ये तो नमक है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो NaCl इसका सूत्र होता है, क्या होता है? NaCl होता है इसका सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हम सभी जानते हैं NaOH होता है,
ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3, ठीक है, इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट तो हम सभी जानते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र होता है, ये सभी सूत्र होते हैं। और यही जो आप देख रहे हो ना, सारा नाम हमने लिख दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम मीठा सोडा कहते हैं, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। और आपको समझ के रखना है, सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है। तो NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, वृद्धि। जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, श्वसन कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है और वृद्धि कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, श्वसन कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं और आप सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर को किया होगा, ठीक है। तो जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज से कोशिका द्रव के अंतर्गत जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर अभिक्रिया करता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भैया जी, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन करने की जरूरत होती है, श्वसन से ही ग्लूकोज का विखंडन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर होगा, मेलानिन इसका करेक्ट आंसर होगा, कैरोटीन क्या हो सही आंसर होगा। चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी इसका राइट आंसर कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद मेलानिन, उसके बाद कैरोटीन। क्या है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, मेलानिन भी नहीं चाहिए, कैरोटीन भी नहीं चाहिए। बस भैया जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ना, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ऐसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पौधे भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन के द्वारा बनाते हैं, पाचन के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं या उत्सर्जन के द्वारा बनाते हैं? तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, मुख में होता है, बड़ी आंत में होता है? कहाँ होता है, क्या होता है? तो मानव में शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आमाशय, छोटी आंत, मुख और बड़ी आंत। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। भाई साहब, आमाशय नहीं होगा, छोटी आंत नहीं होगा, बड़ी आंत नहीं होगा। जब आप समोसे को देखते हो, गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आपके नाक के अंदर जाती है तो मुंह में पानी आता है। अब पानी जो है ना, ये तो पाचन का पहला आरंभ है, शुरुआत है, मुंह में पानी आना, लाड़ का आना। और जब आप खाते हो तो भोजन को पहले चबाते हो तो पाचन जो है मुख के अंदर ही हो जाता है। और जो किसी रोटी चावल के अंदर जो जटिल मंड होते हैं, शर्करा में टूटना है ना, कार्बोहाइड्रेट में टूटना मुख के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। लाड़ में लाड़ एमिलेज नाम के एंजाइम होते हैं, वो मंड को शर्करा में तोड़ते हैं। तो भाई साहब, ये मुख के अंदर की ही प्रक्रिया है। हम सारे स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर किए होंगे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जल्दी से बताइए, लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। पेप्सिन जो पाया जाता है, हम सभी जानते हैं पेप्सिन हमारे आमाशय के अंदर निकलती है और जो अम्लीय भोजन होता है
उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदलता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ये निकलता है अग्नाशय से, पेनक्रिया से निकलता है। ये प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के अंतर्गत अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय के एंजाइम के द्वारा, जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो करता है। एमाइलेज की बात करें तो ये हमारे मुख से, लाला ग्लैंड से निकलता है। अगर हम लाइपेज की बात करें तो ये भी पेनक्रिया से निकलता है, ये भी फैट को पचाता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज जो है लार में पाए जाने वाला जो है एंजाइम है। ये जो है जटिल मंड को शर्करा में तोड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं? जल्दी इसका राइट आंसर को बताइए। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम सभी जानते हैं मानव हृदय में कक्ष की बात करें तो 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है, उसके बाद दाया नीले बाया नीले हो गया, दाया आलिंद बाया आलिंद हो गया। पूरे शरीर से शुद्ध रक्त जो आता है हमारे बॉडी के अंदर बाया आलिंद में आता है, बाया आलिंद से बाया नीले में जाता है, नीले उसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। और फिर अशुद्ध रक्त दाया आलिंद में आता है, दाया आलिंद से दाया नीले में आता है, दाया नीले उसे फेफड़े में, फुफ्फुस में उसको पंप करके भेज देता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आप सभी ने किया होगा। आगे क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है, प्लेटलेट्स करता है, हीमोग्लोबिन करता है, श्वेत रक्त कण करता है, कौन करता है? जल्दी इसका राइट आंसर को करना है आपको। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जल्दी से बतलाइए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्तकण, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन की करें बात, प्लाज्मा नहीं करता है, प्लेटलेट्स नहीं करता है, श्वेत रक्तकण नहीं करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के एक कण ऑक्सीजन के 4 परमाणु को जोड़ करके ले जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने साथ जोड़ के ले जाते हैं। तो भैया जी ऑप्शन सी क्या है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को चिपका करके हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, लसिका के कारण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, लसिका के कारण होता है, किसके कारण होता है? जल्दी इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो रक्त का रंग लाल का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आप सभी ने इसका सही आंसर को किया होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा जो खून है वो लाल इसलिए है कि खून में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन जो है इसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, रंध्र करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जौ से जल और जौ से जाइलम। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है भैया जी? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र और मूल। ठीक है, मूल रोम। जल्दी से बताइए। तो पौधों में भोजन का परिवहन, तो जौ से जाइलम जल का परिवहन करेगा, जौ से जल, जौ से जाइलम। याद रखना है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन यानी फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का क्या होता है? परिवहन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। वृक्क का मुख्य कार्य, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त बनाना, भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप कीजिए। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, रक्त बनाना, भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो हम सभी जानते हैं वृक्क के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन जो होता है एक वृक्काणु की संरचना एग्जाम के अंतर्गत 5 नंबर पूछ देता है। और ऑफलाइन क्लास में मैंने इसका डायग्राम अच्छे से बनाना सिखाया था, ऑनलाइन क्लास में भी सिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और हर संडे एक टेस्ट आपको 40 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा, अभी से लेकर के आपको कब तक? तो बिहार बोर्ड का एग्जाम
से साइंस के एग्जाम से एक दिन पहले तक, ठीक है, 2027 के जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले तक आपको, आपके साइंस एग्जाम से एक दिन पहले तक के रात्रि तक आपको ये सारे टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। और हम आपको बतला देना चाहते हैं, बिहार एग्जाम पोर्टल आपको हर एक वो क्वेश्चन को करवाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम जितना करवा देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। तो वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना। आप सभी जानते हो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को, है ना, बाहर निकल, यूरिया जो होता है ना, जो भी वर्ज्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए वेस्टेड होते हैं, उन सबको निकालता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होती है? वृक्क में, मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में, नेफ्रॉन में, कहाँ होती है? तो मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होती है, जमा होती है? वृक्क में होती है, मूत्रवाहिनी में होती है, मूत्राशय में होती है और नेफ्रॉन में होती है। जल्दी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर को कर दिया होगा। तो मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होती है? तो वृक्क में तो होती नहीं है, ठीक है। तो वृक्क में तो भैया जी हमारा जो गंदगी है, यूरिन है, वो तो अलग ही होता है। और मूत्रवाहिनी तो यूरिन को लेकर के आता है, नेफ्रॉन का काम होता है फिल्टर करना, और मूत्राशय का काम होता है मूत्र को एकत्र करना। मूत्रवाहिनी से आने वाले जितने भी मूत्र होते हैं वो एकत्र होते हैं मूत्राशय में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन किस अंग की संरचनात्मक इकाई है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृति। नेफ्रॉन किस अंग की संरचनात्मक इकाई है? हृदय का, फेफड़ा का, वृक्क का, यकृति का। नेफ्रॉन की बात किया गया है, ठीक है। नेफ्रॉन, हमारे किडनी जो होता है उसमें नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन किस अंग का संरचनात्मक इकाई है? तो याद रखिएगा वृक्क का। और एक किडनी के अंदर, एक वृक्क के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 2 किडनी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसी के साथ क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। नेफ्रॉन किस अंग का संरचनात्मक इकाई है? तो वृक्क का संरचनात्मक इकाई है। और इस वृक्क का, नेफ्रॉन का जो है हमने क्या बनाया है? चित्र को बना करके क्लास के अंदर ऑफलाइन में दिखाया है। और जब प्रक्रम स्टार्ट होगा तो मैं बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी को इस नेफ्रॉन का चित्र बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में इस डायग्राम को पूछ देता है, ठीक है। चलिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बाहर निकलती है श्वसन के दौरान? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बतलाइए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, कौन निकलता है? जल्दी से राइट आंसर को कीजिए। तो हम सभी जानते हैं श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन सी क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। धमनियां रक्त को कहां से ले जाती है? तो धमनियां रक्त को कहां से ले जाती है? हृदय की ओर, हृदय से दूर, फेफड़े की ओर, शरीर के बाहर। 4 ऑप्शन है। धमनियां जो है क्या बोला है? रक्त को कहां ले जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हृदय की ओर ले जाती है धमनियां, हृदय से दूर ले जाती है, फेफड़े की ओर ले जाती है, शरीर से बाहर ले जाती है। जल्दी इसका राइट आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा। तो धमनियां रक्त को कहां ले जाती है? तो हम सभी जानते हैं हृदय से दूर ले जाती है, याद रखोगे। और पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाला होता है सिरा, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने वाला होता है धमनियां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है। सिराएं रक्त को कहां ले जाती है? हृदय से दूर, हृदय की ओर, फेफड़े से बाहर, कोशिकाओं तक। तो शिराएं रक्त को कहां ले जाती है? हृदय से दूर ले जाती है, हृदय की ओर ले जाती है, फेफड़े से बाहर ले जाती है, कोशिकाओं तक ले जाती है। तो हम अभी बता दिए हैं आपको शिराएं रक्त को कहां ले जाती है। तो हम सभी जानते हैं भैया जी शिराएं रक्त को कहां ले जाती है? तो हृदय की ओर ले जाती है, ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, CO2 को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र और मूल रोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर को दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं पौधों में
गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र जिसे हम पौधे के सतह पत्तियों के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है उसे हम रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। गैसों का मीनिंग में यही होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, आंत छोटी आंत में भोजन का कौन सा कार्य है? केवल संग्रह, केवल उत्सर्जन, पाचन और अवशोषण और रक्त का निर्माण। छोटी आंतें भोजन का कौन सा कार्य है? केवल संग्रह करना, केवल उत्सर्जन करना, पाचन और अवशोषण करना और रक्त का निर्माण करना। छोटी आंत में कहा गया है भोजन का कौन सा कार्य है? छोटी आंतें भोजन का कौन सा कार्य है? छोटी आंतें भोजन का कौन सा कार्य? केवल संग्रह करना, केवल उत्सर्जन करना, पाचन अवशोषण करना, रक्त का निर्माण करना। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। छोटी आंतें भोजन का कौन सा कार्य है? पाचन और अवशोषण करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और खनिज है। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। उम्मीद करते अभी तक आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य पोषक तत्व है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण का कार्य कौन करता है? फेफड़ा करता है, वृक्क करता है, हृदय करता है, आमाशय करता है। मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, वृक्क, उसके बाद क्या कहे? हृदय है, आमाशय है। परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव हृदय के अंदर डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम सभी को पता होना चाहिए। दोहरी परिसंचरण तंत्र है। तो मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन सी हृदय, जिन सभी ने दिया है उनका क्या है? राइट आंसर है। तो मानव हृदय जो होता है वो रक्त का परिसंचरण कराता है। तो रक्त का परिसंचरण तंत्र जो है हमारे बॉडी के अंदर दोहरी परिसंचरण तंत्र है। कि मानव के हृदय में एक जो चक्र होता है ना श्वसन का, एक चक्र में क्या होता है? 2 बार हृदय में ब्लड आता है ना? मतलब एक बार आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो 2 बार आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। और हम उम्मीद करते हैं इस 40 में आप 40 में जितने भी सही किए हैं इसको कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखे होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 40 में जितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और हम उम्मीद करते हैं हमारा जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो 40 में 40 सही किए होंगे, क्योंकि हमने साइंस को, इस बायोलॉजी को, इस केमिस्ट्री को अच्छे से फील करवाया है, समझाया है। हर एक वो क्वेश्चन को मैंने अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाया है। तो हमारे जो ऑफलाइन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑनलाइन में जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा। तो हम आपको बतला रहे हैं कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण खत्म हो गया है, एसिड बेस साल चल रही है और आज शाम में फिर एक लेक्चर आएगा, है ना? उसमें मैं जहां तक पढ़ाया उससे आगे पढ़ाऊंगा। तो आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। और बिहार एग्जाम पोर्टल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और इसको और भी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और 40 में जितना सही हुआ है ईमानदारी से कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।